तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी अन्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि इसको मैंने क्या बताया था, इसको बताया था सामान्य स्थिति में हम चेक करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण, तो सबसे पहले हम वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। तो ये है -q और ये हो गया +q, ठीक है। और इन दोनों के बीच की दूरी को मैं मान ले रहा हूँ 2l। अब इससे हमें किसी अन्य बिंदु पर, अन्य बिंदु का मतलब ये है कि न ये अक्षीय स्थिति में होनी चाहिए और न निरक्षीय स्थिति में। हम जनरल स्थिति में लेंगे, सामान्य स्थिति में कहीं भी ले सकते हैं। तो कहीं भी ले सकते हैं का मतलब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इसको, और इस बिंदु का नाम P हो गया। अब इस पर हमें क्या चेक करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस पर हमें क्या चेक करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो होगा कितना, तो चेक कर लेते हैं कि ये कितनी दूरी पर है, ये जो बिंदु है कितनी दूरी पर है वैद्युत द्विध्रुव से। तो दूरी चेक करने के लिए हम मध्य बिंदु से चेक करते हैं। तो इसकी दूरी हो गई, इसकी दूरी हो गई, मान लेते हैं इसकी दूरी को x, ठीक है। इसको दूरी को x मान लिया गया। अब ये चेक कर लिया जाए कि ये जो बिंदु है, ये बिंदु है कितने डिग्री के कोण पर है। तो ये थीटा डिग्री के कोण पर मान लेते हैं, ठीक है। समझ में आया, थीटा डिग्री के कोण पर। अब हमें क्या करना है कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव है इसको हम किससे दिखाएंगे, P से दिखाएंगे, ठीक है। इसको किससे दिखाएंगे, P से। तो करेंगे क्या कि इसको हम इस बिंदु के रिस्पेक्ट में, इसको इस बिंदु के रिस्पेक्ट में हम तोड़ लेंगे, ठीक है। तोड़ने का मतलब ये है कि वियोजित कर लेंगे। तो ये वैद्युत द्विध्रुव है, तो वैद्युत द्विध्रुव को मान लेते हैं कि इसकी दिशा किधर होती है, माइनस से प्लस की तरफ होती है। तो ये माइनस से प्लस की तरफ ये वैद्युत द्विध्रुव बना दिया, ठीक है। ये क्या बन गया, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो बिंदु है, इसको P कर, ये जो बिंदु है इस बिंदु के रिस्पेक्ट में हम इसको तोड़ेंगे। इस बिंदु का नाम क्या है, P है। तो इस बिंदु के रिस्पेक्ट में अगर इसको वियोजित किया जाए तो इसके दो घटक आएंगे जो एक दूसरे के लंबवत होंगे। इस वैद्युत द्विध्रुव के दो घटक आएंगे जो एक दूसरे के लंबवत होंगे। तो एक आएगा इस बिंदु के अनुदिश और दूसरा आएगा इसके लंबवत। एक आएगा, पहला क्या आएगा, इस बिंदु के अनुदिश आएगा और दूसरा इसके लंबवत आएगा। तो मैं तोड़ रहा हूँ, तो ये हो जाएगा इसका, इधर से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक हो गया और दूसरा वाला तोड़ेंगे ठीक इसके लंबवत, ठीक इसके लंबवत होगा। तो लंबवत का मतलब ये हो गया कि 90 डिग्री के कोण पर ये होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का कोण कितना है, ये ऐसे आपको दिख रहा होगा। तो इन दोनों के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री है। तो एक ये हो गया, इसको हम बोलेंगे P, और दूसरा वाला क्या हो गया, ये भी P हो गया, ठीक है। तो ये देखा जाएगा कि ये क्षैतिज से कितने डिग्री के कोण पे है। तो क्षैतिज से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्षैतिज से कितने डिग्री के कोण पे है, थीटा डिग्री के कोण पे है, ठीक है। तो यहाँ पर जिसके साथ थीटा होता है उसको हम कॉस ले लेते हैं, और जिसके साथ थीटा नहीं होता है उसको हम साइन ले लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, P कॉस थीटा, और ये बन जाएगा P साइन थीटा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है। तो ये क्या बन गया आपका, P साइन थीटा, और ये बन गया आपका P कॉस थीटा, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब होगा क्या कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव था इसको हमने दो भागों में तोड़ लिया। तो एक आएगा उसके अनुदिश, किसके अनुदिश, तो इस बिंदु के अनुदिश, और दूसरा आएगा इस रेखा के लंबवत, इस रेखा के लंबवत। तो जिसके साथ थीटा है उसको कॉस ले लेते हैं, और जिसके साथ थीटा नहीं है उसको साइन ले लिया गया। अब आप यहाँ पे मिला सकते हैं कि अगर मान लो कि मैं इस बिंदु को ले लिया, ठीक है, इस बिंदु को ले लिया, तो अगर मैं इस वैद्युत द्विध्रुव को लूँ, तो वैद्युत द्विध्रुव ये है, तो ये वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश, वैद्युत द्विध्रुव ये है
और वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश जो हम बिंदु लेते हैं उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? अक्षीय स्थिति। ठीक है, इतना समझ में आया? मैंने क्या बताया था कि अगर ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, अगर इसके अक्ष के हम अनुदिश कोई बिंदु लेंगे, इस अक्ष के अनुदिश कोई बिंदु लेंगे तो ये कौन सी स्थिति हो जाएगी? अक्षीय स्थिति। अगर इसके लंबवत हम यहाँ पर कोई बिंदु लेंगे तो ये कौन सी स्थिति हो जाएगी? तो ये होगी निरक्षीय स्थिति। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? तो ये निरक्षीय स्थिति और ये अक्षीय स्थिति। तो ये जो है कि इस बिंदु के अनुदिश है, ये इसका नाम क्या है? इसका नाम है पी कॉस थीटा। तो ये जो पी कॉस थीटा है ये अक्षीय स्थिति में है। उसके बाद से अगर मैं इस पी साइन थीटा को देखूं तो पी साइन थीटा ऐसे है। तो इस द्विध्रुव के रिस्पेक्ट में अगर इस बिंदु को देखा जाए तो ये बिंदु इस वैद्युत द्विध्रुव के लंबवत दिशा में आ रहा है। ये जो बिंदु है इस वैद्युत द्विध्रुव के लंबवत दिशा में आ रहा है। तो यहाँ पे लंबवत दिशा को हम क्या बोलते हैं? लंबवत दिशा को बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। तो ये जो है पी साइन थीटा किस स्थिति में है? तो इसको बोलेंगे पी साइन थीटा। पी साइन थीटा किस स्थिति में है? तो पी साइन थीटा निरक्षीय स्थिति में। पी कॉस थीटा किस स्थिति में है? अक्षीय स्थिति में। और पी साइन थीटा किस स्थिति में है? निरक्षीय स्थिति में। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो ये जो पी कॉस थीटा है इस बिंदु के लिए, अच्छा इस बिंदु को मैं ए नाम से दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ भी पी है यहाँ भी पी है, तो ठीक है, तो इसको नाम ए दिखा दे। अब आगे देखते हैं। तो पी कॉस थीटा बिंदु ए के लिए ये जो पी कॉस थीटा है बिंदु ए के लिए अक्षीय स्थिति में है। अक्षीय स्थिति में है। तो जब अक्षीय स्थिति में है तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? इसके लिए फार्मूला निकल के आया था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई एक्स क्यूब, ये फार्मूला निकल के आया था। तो यहाँ पर देखा जाए तो p के जगह पे क्या है? p के जगह पे p cos थीटा है। p के जगह पे मैं कर ले रहा हूँ p cos थीटा। इतना समझ में आया? इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको E1 से दिखा लिए। अब इसके लिए देखा जाए तो इसके लिए क्या होगा? तो p साइन थीटा बिंदु A के लिए निरक्षीय स्थिति में है। अतः तीव्रता तो तीव्रता क्या हो जाएगी? तो इसकी तीव्रता को मैं E2 से दिखा दे रहा हूँ और ये हो जाएगा। इसका फार्मूला क्या निकल के आया था निरक्षीय स्थिति के लिए? तो निरक्षीय स्थिति के लिए निकल के आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई एक्स क्यूब। ठीक, इसके आधा निकल के आया था। इसको मैं दिखा दे रहा हूँ समीकरण नंबर 2। यहाँ पर p की वैल्यू क्या हो जाएगी? p की वैल्यू यहाँ पर क्या है? p साइन थीटा है। समझ में आया? तो E2 की वैल्यू कितनी निकल के आई? इतना। अब दोनों तीव्रताओं को जोड़ लेते हैं। तो दोनों तीव्रताओं की दिशा देखी जाए कि दिशा है कितना। तो एक ये है और दूसरा ये है, दोनों की दिशा ठीक एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लंबवत है। तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। तो इसको मैं दिखा रहा हूँ E1 और ये हो जाएगा E2। इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का। तो सदिश योग का नियम लगाएंगे। तो सदिश योग का नियम क्या है कि अतः
अतः परिणामी तीव्रता तो क्या हो जाएगा, E बराबर E1 प्लस E2, इन दोनों को जोड़ा जाएगा। अब सदिश योग का नियम से जोड़ेंगे, तो सदिश योग का नियम क्या है, तो E बराबर रूट में E1 का वर्ग प्लस E2 का वर्ग प्लस 2 cos 2 E1 E2 cos थीटा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू देखी जाए तो थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री। तो जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो यहाँ पे cos 90 अंश का मान कितना हो जाएगा, cos 90 अंश का मान होता है 0। जब cos 90 अंश का मान 0 हो जाएगा तो ये टोटल मान कितना हो जाएगा, ये टोटल मान कितना हो जाएगा 0। तो बचेगा क्या, तो E इज इक्वल टू रूट में E1 का वर्ग प्लस E2 का वर्ग, ये आएगा। अब हम मान रख देते हैं इस पे मान रख देते हैं, तो होगा क्या, E1 का मान कितना है, ये है, E2 का मान कितना है, ये है। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब आगे देखते हैं, तो मान रख देते हैं इसका। तो E1 का मान कितना है, E1 का मान ये है, E2 का मान कितना है, तो E2 का मान ये है। अब रख देते हैं, तो E बराबर रूट में क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 2p cos थीटा बटे x³, ये हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस इसका मान रख देते हैं E2 का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p साइन थीटा बाई x³ का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पर होगा क्या, सॉल्व करने पर होगा कि यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन होल स्क्वायर के साथ आएगा। तो E इज इक्वल टू होगा क्या, ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, और साथ में x³ है तो इसको भी हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/x³ का होल स्क्वायर। ठीक है, बचा क्या, तो इधर बच गया आपका 2p cos थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस इधर बच गया p sin थीटा का होल स्क्वायर, अब तोड़ लेते हैं इसको, तो ये बाहर निकल के आ जाएगा, तो होगा क्या, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/x³, और ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा 4p² cos स्क्वायर थीटा, प्लस ये हो जाएगा p² साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से p² कॉमन कर लेते हैं, तो बचेगा क्या, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/x³, और होगा क्या, तो p² जब कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ 4 और ये बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये p² बाहर आ जाएगा, बाहर आएगा, तो मैं इसको इधर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। तो होगा क्या, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/x³, ये p बाहर आ जाएगा, तो p जब बाहर आएगा स्क्वायर से रूट गायब हो जाएगा, तो p बाहर आएगा, तो p को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ p। अब अंदर क्या बचा, रूट में क्या बचा, 4 cos स्क्वायर प्लस साइन
स्क्वायर, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दे रहा हूँ। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई एक्स क्यूब, और ये रूट में हो जाएगा, रूट में क्या होगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इधर 4 कॉस स्क्वायर थीटा और इधर 1 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर घट जाएगा तो होगा क्या, होगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई एक्स क्यूब, और ये बन जाएगा आपका, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये रहा सामान्य स्थिति का फार्मूला, ये सामान्य स्थिति का फार्मूला है, सामान्य स्थिति। ठीक है, तो समझ में आया।